the meet and greet. Meet and greet. It's time for the meet and greet. हेलो नाजरीन, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, ग्रीटिंग्स। मैं गार्गी बोल रही हूँ और हमारी साबरीज मीटिंग शो का ये 14 एपिसोड है सीजन 2 का। तो आज हमारे साथ जो मेहमान जोड़े हैं उनका नाम है प्रभजोत सिंह। तो सत श्री अकाल जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। तो हमारा पहला जो मुद्दा है वो है गुरुपुरब, और मेरा बेटा सार्थक ने गुरुपुरब के बारे में एक छोटा सा कुछ लिखा है, तो मैं वो पढ़ के सुनाऊंगी। तो सिखिज्म में एक्चुअली गुरुदेव के बारे में जब भी कुछ बातें होती हैं, माथा ढाकना एक ट्रेडिशन होता है, एक कल्चरल हेरिटेज है। तो इसीलिए दुपट्टों से मैंने अपना माथा ढाकी, और येलो कलर जो है ये खालसा का एक बहुत ही खास रंग है, इसलिए मैंने येलो कलर की, पीला रंग की दुपट्टा मैंने चुनी है। तो सार्थक मेरा बेटा जो 14 साल का है, उसने गुरुपुरब के बारे में एक छोटा सा कुछ लिखा है, तो मैं वो पढ़ के सुनाती हूँ। गुरुपुरब सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ द फर्स्ट सिख गुरु, Guru Nanak Dev Ji, who is the founder of Sikhism. The celebrations usually commence with Prabhat Feris, which are early morning processions that begin at the Gurdwaras and proceed around the localities singing hymns. Generally 2 days before the birthday, Akhand Path, a 48-hour non-stop reading of the Guru Granth Sahib, the holy book of the Sikhs, is held in the Gurdwaras. The day prior to the birthday, a procession referred to as Nagar Kirtan is organized. Gurdwaras are usually decorated with fresh flowers and devotees spend the whole day in prayers. Gurupurab is a public holiday now. तो मेरे साथ मेरे गुरु नानक देव जी है। मैं अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ दैट प्रभजोत पहले आप अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस कराएं हमारे नाजरीनों के सामने, और आप अपना एक्सपीरियंस जो गुरुपुरब से जुड़ा हुआ है थोड़ा सभी को बताएं। जी, सबसे पहले तो सबको गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई हो, एंड नमस्कार, सत श्री अकाल सबको, सारे दर्शकों को। जी, जैसे कि गार्गी जी ने बताया, मेरा नाम प्रभजोत सिंह है। मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ पिछले 8 सालों से। यहाँ पर हमारा इवेंट्स का काम है, और जिम से तो मैं 15, 20, 25 सालों से जुड़ा हूँ, तो वो भी मैं करता हूँ साइड टू साइड, पर्सनल ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशनिस्ट। और इसके अलावा उससे पहले दिल्ली में मेरा बर्थ, और वहीं पे मेरी बड़ा हुआ हूँ मैं। वहाँ पर बॉडी बिल्डिंग से लेकर के पावर लिफ्टिंग तक सारे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में मेडल्स जीते हैं इंडिया के लिए। 3 जिम थे, अभी वाइंड अप किए हुए हैं, तो वो सेल ऑफ करके न्यूयॉर्क में मूव हो गए, शादी वादी हो गई, बच्चे हैं, सेटल हैं, वाहिगुरु की कृपा है खूब। और अरदास करते हैं कि गुरु नानक बर्थडे पे वाहिगुरु ऐसी सब पे कृपा बनाए रखे, सब खुश रहें। थैंक यू जी, आपको बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस कराए हैं अपने आप को। तो आप गुरुपुरब के बारे में हमारे नाजरीनों को थोड़ा कुछ बताएं, दैट यू नो गुरुपुरब में आप कैसे उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी अमेरिका में, क्योंकि इंडिया में मैंने जितना क्लिप्स मैंने देखी हूँ, जो क्लिप्स मेरे दोस्तों ने मुझे भेजे हैं, उधर तो लाइक रौनक शौनक और बहुत ही बड़ा सा जश्न हो रहा है, हो रहा था एक्चुअली, अभी भी है कहीं कहीं। तो इधर आप कैसे इसको मनाते हो अमेरिका में इतने दूर आके? गुरु नानक के बारे में तो आज पूरी दुनिया ही जानती है। तो सिर्फ सिख कम्युनिटी नहीं, गुरु नानक का तो नाम लेवा सब दुनिया में ही है। और सभी उनके जो प्रकाश पुरब 1469 से जब उनका बर्थ हुआ, मिट्टी टूट जग जाना हुआ,
उन्होंने सारी वर्ल्ड को एनलाइटमेंट करना स्टार्ट किया लोगों को। तो उनके बारे में तो सभी जानते हैं। मैं तो एक बहुत छोटा सा, हम भी उनके बारे में सुनते सुनते बड़े हुए हैं। एंड देन उनकी उनकी जो टीचिंग्स, उन्होंने 3 टीचिंग्स बताई, नाम जपो, कीर्त करो और वंड छको। वहीं से सिखिज्म और सिख आइडियोलॉजी, सिख मत की वहीं से स्टार्ट हुआ। करते करते धीरे धीरे आज वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रिलीजन है सिखिज्म। और गुरु नानक को तो जैसे मैंने बोला, सभी लोग, सभी धर्मों के लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि उनसे सभी प्यार करते हैं। जहाँ तक सेलिब्रेशन की बात है, तो इस मंथ में जो है वो सेलिब्रेशन किया जाता है। और सेलिब्रेशन जैसे कि गुरुद्वारों में लाइटनिंग वगैरह और जो कीर्तन वगैरह वहाँ पे अरेंज होता है। वैसे तो रोज ही होते हैं कीर्तन, पर इस पर्टिकुलर डे पे क्योंकि लाइफ सबकी बिजी है ना, तो एक स्पेशल डे रखा जाता है जो पंचांग तो SGPC डे डिसाइड करता है। तो कभी कभी आगे पीछे हो जाता है वो गुरु नानक बर्थडे उस हिसाब से। आई डोंट नो हाउ दे डिसाइड, लेकिन वो एक दिन सबके लिए रखा जाता है कि वहां पर आए, अपनी प्रेयर और ब्लेसिंग्स जो भी हैं गुरु नानक देव जी के लिए। सेलिब्रेशन तो लंगर वगैरह आपने देखा ही है, कैसे कैसे गुरु नानक देव जी ने कैसे 20 रुपए से जो है लंगर की शुरुआत की। और वहाँ वो आज 600 500 600 साल हो गए हैं, 600 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, और कैसे अभी तक वो लंगर खत्म नहीं हुआ 20 रुपए का। तो उनकी कृपा तो अपरंपार है, वो तो बरसती रहेगी, जो जितना लूट सकता है लूटे। जहां तक हमारी सेलिब्रेशन की बात है, हम भी गुरुद्वारे जाते हैं, अपना मत्था टेकते हैं आज, और अरदास जाके वहीं पे करती हैं कि सरबत का भला हो गुरु नानक से। तो सरबत के लोग उनको प्यार करते हैं और सरबत का भला ही उनसे मांगा जाता है हमेशा। तो नानक नाम चढ़दी किला, तेरे पाने सरबत का भला। जी, बहुत ही दिलचस्प है। मैं जितना क्लिप्स देखी हूँ, मेरा जो जाती पर्सनल तजुर्बा हुई है, तो उधर लंगर तो बहुत बढ़िया सा होता है, वेरी नाइस वेजिटेरियन फूड। और फ्रेश फ्लावर से जैसे कि गुरुद्वार को सजाया जाता है, मैं आपको बता नहीं सकती उसकी खुशबू, उसकी जो सुंदरता निखार के जो आता है, तो ये एकदम दिल छूने वाली एक बात होती है। और जो कीर्तन होता है, लोग बहुत सेवा करते हैं, तन से, मन से, धन से। जो धन से कर सकता है वो धन से करता है, जो तन से कर सकता है वो तन से करता है, जो मन से कर सकता है मन से करता है। सो बहुत सब, हर हर एक व्यक्ति का, छोटे से लेके बूढ़े तक, औरत से लेके मर्द तक, सबका योगदान इसमें रहता है बहुत ज्यादा। जी, तो जो कीर्तन होता है उसका जो धुन इतना मन को छूता है, मैं आपको बता नहीं सकती। हारमोनियम और तबला या तो ढोल के सहारे जो संगत होता है कीर्तनों का, तो वो भी बहुत ही अच्छी बातें हैं। जो मंत्र, जो हिम्स होता है, आरती होती है, तो वो भी बहुत ही काबिल तारीफ है। और छोटे बच्चों से शुरू करके बुजुर्ग तक, जैसे उन्होंने जमीन पे बैठ के, जो सिखिज्म का यही है इक्वालिटी, दैट सब लोग समान है, कोई ऊंच नीच नहीं है। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंददायक, आनंद पूर्वक ये कीर्तन होता है। और पूरा माहौल जो होता है, द होल एम्बियंस, यू नो, इट्स रियली ग्रेट, वेरी डिवाइन। तो हम दूसरे मुद्दे पे अभी बात करने जा रहे हैं। तो ये है हमारी 3 फर्म लॉज। जो फर्म लॉज एक बहुत बड़ा एजिटेशन, प्रोटेस्ट, एक रिवॉल्यूशन के माफिक पैदा किया था। तो वो अभी रिपल हो चुका है। तो हिंदुस्तान के वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ये ऐलान कर दिया दैट अगले महीने में या तो अगले कुछ महीनों में धीरे धीरे करके सब कुछ सुलझ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा राहत की बात हुई। लोगों के दिल में थोड़ा सा आशा पैदा हुआ दैट अभी जो इतने प्रोटेस्ट, इतने ट्रैक्टर रैली भी हुई थी। मैंने एक्चुअली सभी न्यूज में फॉलो करती रहती हूँ।
और दुख की बात तो ये है, देखिए 700 के करीब मौतें हुई हैं। बहुत दुख की बात है दैट ऐसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए नो फार्मर्स नो फूड। तो आप इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बोले दैट आपका मैंने क्लिप्स देखी थी, आपने जो फार्मर्स के लिए लड़े थे, बोले थे, ब्लॉग्स लिखे थे, तो आप थोड़ा इसके बारे में बोले और अब आपको कैसे महसूस हो रहा है? कि फार्मिंग जो 3 लॉज हैं अभी अभी रिपील हुआ नहीं है, उनका ऐलान हुआ कि रिपील होंगे नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में। बट सो फार वेलकम है उनके अनाउंसमेंट का जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, तो किसान उसका वेलकम कर रहे हैं। बट वही है कि किसान अभी आंदोलन में बैठे हैं, एजिटेशन में बैठे हैं, सो दे आर वेटिंग फॉर एक्चुअल रिपीलिंग, जो पार्लियामेंट में जब हो जाएगी देन वो थोड़ा सा शायद ईज पे आ जाएंगे, अपने घर पे जाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे। बट अनाउंसमेंट केम अगेन गुरु नानक बर्थडे के ऊपर, गुरु नानक जी का जो प्रकाश उत्सव था, तो सब उसी की ब्लेसिंग मान रहे हैं कि देखिए सिख कम्युनिटी एक एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, छोटी कम्युनिटी है, बट ये गुरु नानक देव जी के 3 प्रिंसिपल्स के ऊपर चलती है। तो इसलिए आज पूरी दुनिया में इनका एक एक अस्तित्व है कि नाम जपो, कीर्त करो और वंड छको। तो सारी दुनिया जानती है कि ये मेहनती लोग हैं, इनकी जरूरत आज वर्ल्ड में, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, सब ने इनका लोहा माना है। और अभी नहीं, पिछले कई 100 सालों से जानते हैं इनके बारे में कि इनको नाराज करना ठीक नहीं है। तो शायद प्रधानमंत्री मोदी भी कहीं ना कहीं ये समझ गए थे कि भाई इनको नाराज करना ठीक नहीं है। गुरु नानक बर्थडे पे उन्होंने उनको अनाउंसमेंट करके एक राहत दी है, सब उसका वेलकम कर रहे हैं। पर जहां तक कि लॉस की बात है और किसानों की बात है, लॉज आए उसमें फ्लॉज थे, क्लॉज के अंदर कहीं ना कहीं लगता था कि वो लॉज किसी एक सेक्शन को फेवर करने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि जो 3 लॉज हैं उनमें ऐसा कुछ भी नया नहीं था, जैसे मंडी को लेके या फार्मिंग को लेके। तो ऐसा कुछ नया नहीं था कि जिसके लिए लॉ बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि लॉज जो भी काम उसमें लॉज के अंदर बताए गए कि होंगे वो पहले से हो रहे हैं। जैसे कोई भी खरीद कर सकता था पहले भी, है ना, कि पहले कोई मना ही नहीं थी कि कोई ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, उसके लिए लॉ बनाने की जरूरत नहीं थी। तो लॉ ऐसा लगता था कि भाई ये कहीं ना कहीं मंडी इसको अफेक्ट करने के लिए, कॉर्पोरेट्स पहले भी उसकी बाइंग कर सकते थे, ऐसा नहीं कि पहले नहीं करते, पहले पहले भी करते थे, ऑलरेडी बाइंग हो रही थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी पहले से हो रही थी, तो नई नया उसमें कुछ भी नहीं था। पर जैसे कि नेताओं ने भी बोला और हमने भी थोड़ी सी स्टडी की, तो लगता था पढ़ पढ़ के कि क्लॉज जो उसके अंदर लिखे हैं पर्टिकुलरली, वो कहीं ना कहीं एक सेक्शन को फेवर करने के लिए बनाए गए हैं। तो जहां तक जो लॉज थे वो फेवर में थे किसानों के, नहीं थे, वो तो एक डिबेट का हिस्सा है। पर जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि वो एक एक बड़े हिस्से को समझा नहीं पाए, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि फार्मिंग लॉज रिपील करेंगे, विच इज अ गुड मूव एंड वी वेलकम इट। बट हर कोई एक्चुअल रिपीलिंग का वेट कर रहे हैं, जो पार्लियामेंट सेक्शन में जो जैसे उन्होंने बोला है कि वो होगा। अगेन गुरु नानक ब्लेसिंग है एंड हर कोई चाहता है कि भाई, जैसे कि आपने बोला 700 से 800 मौतें हुई हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वेरी कहने अनफॉर्चुनेट। वाले के लोग, हाँ, कहने वाले लोग कह देंगे कि भाई लोगों ने तो वैसे भी मरना, उन्होंने वैसे भी मरना ही था। पर कोई भी इंसान चाहता है कि भाई जब उसका आखिरी समय हो, वो अपने घर पे हो, अपने घर वालों के साथ आखिरी समय बिता रहा हो। कोई नहीं चाहता कि भाई अपने घर से 300-400 किलोमीटर दूर एक ऐसे टेंट में बैठा हो जहाँ पे पानी बरस रहा हो और आग बरस रही हो। कोई नहीं चाहता दूर उसकी उसके लास्ट मोमेंट्स हो।
तो छोटे बच्चे भी इसलिए इसमें शामिल था, छोटे बच्चे और बुजुर्ग भी, हाँ, महिलाएं। इसलिए हम्म, इसलिए जो भी डेथ्स हुई वो वेरी अनफॉर्चुनेट, और वो सब किसान आंदोलन को ही डेडिकेटेड रहेंगी। उनको शहीद का ही दर्जा मिलेगा हमेशा। ये एक और इतिहास बन और के रह जाएगा। इतिहास, बिल्कुल बिल्कुल। इतिहास जो जो हम किताबों में पढ़ते थे ना, कि उस समय हिस्ट्री में ऐसा हुआ, ऐसे आंदोलन हुए, ऐसे प्रोटेस्ट हुए, तो हम सुनते थे वो चीजें वहाँ बॉर्डर पे देखने को मिल रही थी लोगों के साथ, कि वो जो किसान के लोग आए हुए थे, किसान, गरीब किसान, सिर्फ किसान ही नहीं, किसानी से जुड़ा हर एक इंसान। देन लोग कहते हैं कि हम किसान नहीं, हम क्यों वहां जाएं, लेकिन किसानी से हर कोई इंसान जुड़ा हुआ है। आप मॉल में जाते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, जो भी चीज आप उठाते हैं वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। इनफैक्ट ये आपके पीछे जो कारपेट पड़ा है, उसका भी मटेरियल कहीं ना कहीं फार्मिंग से आया है, या वो लकड़े पड़ी हैं वो भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से आ रही हैं। जो फर्नीचर है आपकी किचन के अंदर, कुछ भी सामान हो, कुछ भी, पिज्जा से कोई भी रेडी टू ईट आइटम ले लो, चाहे लोग मीट भी खाते हैं, मीट को भी जो जो फीड मिलती है वो फार्म से ही आती है, एग्रीकल्चर से ही आती है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए हर कोई इंसान फार्मिंग से, एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। चाहे वो सीड्स का काम करने वाला लोग हो, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट वाले हों, चाहे आई मीन आप कुछ भी सब चीज उठा लें, आप उसको कनेक्शन आपको एग्रीकल्चर से मिलेगा ही मिलेगा। तो बिल्कुल। उस सेक्शन को नाराज करना ठीक नहीं। और जहाँ की देखे भारत का इकोनॉमी खड़ा ही है एग्रीकल्चर के ऊपर। तो बिल्कुल, पूरे भारत में इसीलिए इतने तो सारे कॉर्पोरेट्स आना चाहते हैं। plants है। हम्म, इसीलिए तो कॉर्पोरेट्स उसमें आना चाहते हैं। पर आने में कोई बुराई नहीं है, कॉर्पोरेट्स एक एक बहुत बड़ा, बहुत लेकिन अहम किसान हिस्सा को है। अपना हिस्सा मिलना चाहिए। हाँ, हिस्सा हिस्सा देखो, जो हिस्से वाली बात है वो तो एक सब्जेक्टिव मैटर है, चाहे किसान हो या कोई भी हो। वो सही एक कीमत, सब्जेक्टिव मैटर है कि वही हाँ, उनसे एकदम हाँ, सस्ते दाम पे खरीद के हाँ, और ऐसा भी नहीं कोई कि किसान भीख मांग रहे हैं कि भाई हमारा कूड़ा माल भी हो, उसके भी पूरे पैसे दो। वो एक सब्जेक्टिव मैटर है। कोई किसान फसल पैदा करेगा, अच्छी होगी तो उनकी अच्छे रेट मेहनत की मिलेंगे। कमाई है ना। हाँ, वो एक अलग मैटर है। बट जो बिल था पर्टिकुलरली, वो डेफिनेटली उसमें बहुत सारे फ्लॉज थे, तो वो बिल्कुल रिपील होना चाहिए था। और नया बिल अगर लाना चाहते हैं तो बिल्कुल नया बिल लाएं, किसानों को भी बिठाएं साथ में, दूसरे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी बिठाएं, और फिर एक आपसी समझौते से एक नया बिल लाएं, जो भी लाना चाहते हैं, और किसान उसका वेलकम करेंगे बिल्कुल। उनको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अ, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी इलेक्शन आने वाला है पंजाब और उत्तर प्रदेश में, और हम्म, सबसे ज्यादा खेती जमीन पंजाब और यूपी में है। तो इसीलिए ये एक चालबाजी हो सकता है मोदी साहब का और बीजेपी का। जो तो किसान, क्योंकि किसान जो जो पंजाब का किसान है वो सिर्फ पंजाब में ही नहीं है, वो यूपी के अंदर भी है, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हरियाणा में भी बहुत सारे पंजाब के किसान हैं। साउथ इंडिया में जाएंगे, वहां पर भी पंजाब के किसानों ने जमीनें ले लेके बहुत काम किया है। कनाडा और अमेरिका, इनफैक्ट इन्होंने भी जब एग्रीकल्चर स्टार्ट किया तो इन्होंने स्पेशली वहाँ के फार्मर्स को यहाँ पे वीजा दिए कि यहाँ पे आए, क्योंकि कनाडा की जमीन और पंजाब की जमीन काफी सिमिलर सी है। तो और उनको पता है कि ये मेहनत है, ये एग्रीकल्चर में ये कर लेते हैं, कहीं पे भी ये कुछ काम करके ये खेती बाड़ी कर सकते हैं। सिर्फ खेती बाड़ी नहीं है, इनफैक्ट हर एक काम में ये इनको, अगर इनको मौका मिले तो ये कर सकते हैं। तो इसलिए इसलिए शायद हो सकता है इलेक्शन की वजह से कि भाई जैसे कि बीजेपी चाहती है, उनको इतना तो पता है कि उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, उनकी सीटें जाएंगी, पर शायद ये रिपील करके
कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हम एक अपनी इज्जत बचा सके। ये तो फैक्ट है कि बना सके अपनी हाँ इज्जत हाँ, कि और बचा सके कि भाई बैंक में हाँ बहुत ज्यादा सीटें ना जाएं। ये तो उनको पता है कि उनकी डिफीट पक्की है। पंजाब में तो वो आने नहीं वाले, हरियाणा में भी वो खत्म हो चुके हैं जो इलेक्शन पीछे गए थे, उसके एमसी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, और जो दूसरे री इलेक्शन होते हैं उसमें भी सीटें उनकी आई नहीं। पर वो चाहते हैं कि भाई इतनी बुरी हार ना हो, जी बिल्कुल। जितनी हाँ थोड़ी बहुत बच जाए। तो सब लोग यही स्लोगन दे रहे हैं दैट किसान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद। हाँ जी, हाँ किसान जी। एकता जिंदाबाद। और जय जवान जय किसान, ये तो है। जय जवान जय किसान। इंडिया इंडिया एक, जैसे कि मैं आपने मेरी वीडियो भी देखी होगी, तो इंडिया एक है ही कृषि प्रधान देश शुरू से ही। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन एग्रीकल्चर पर ही सारे काम, पहले भी डिपेंडेंट थे, आज भी डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट इन द सेंस कि दिन त्योहारों पे भी अगर एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में अच्छी फसल होती है, अच्छी कमाई होती है, तो किसान, आड़तिए, मंडी वाले, उन सबकी अच्छी कमाई होती है, तो उनसे ही सारा पैसा बाकी बाजारों में जाता है, कपड़े वालों को जाता है, कंस्ट्रक्शन वालों को जाता है, मिठाई वालों को उनकी तरफ अगर वहां अच्छी कमाई होगी तो सारा इकोनॉमी का रोटेशन मनी का वहां से, एग्रीकल्चर से होता है। तो इसलिए एग्रीकल्चर प्रधान देश है इंडिया, और आगे भी रहेगा, चाहे जितनी मर्जी हम कोशिश करें उसे चेंज करने के लिए, वो एग्रीकल्चर प्रधान देश ही रहेगा। बिल्कुल। सब किसान मजदूर एकता जिंदाबाद और जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद रखती हूँ दैट बहुत जल्दी आपको सही मायने में लीगली राहत मिलेगा बिल्स का जो रिपील हुई है, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा 50-50 में लोगों का आ रहा है। लोग इतना कन्विंस तो है, लेकिन कागज कलम में जब एक चीज होगा तभी हाँ 100% लोग कन्विंस हो जाएंगे। लेकिन जश्नें जो मैंने देखी हैं, जो क्लिप्स मेरे दोस्तों ने इंडिया से भेजे हैं, इधर से भी लोग इतने फायरवर्क्स, आतिशबाजी जिसको कहते हैं, उन्होंने जश्न मनाए हैं, तो बहुत ही अच्छी बात हो गई। तो अभी हमारी इस शो का आखिरी मुद्दा में हम आ गए हैं। ये बहुत ही नाज और फख्र की बात है कि आप एक जिम इंस्ट्रक्टर हो, आप आईटी में भी हो, और आपके पास एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत हाई फाई जिम है। तो आप हमें अपना जिम के बारे में और खाना के बारे में, जो न्यूट्रिशन डाइट आप लोगों को बोलते हो, क्योंकि देखिए ओबेसिटी अमेरिका का एक बहुत अहम मुद्दा हो चुका है। और दुख की बात ये है कि जितना ही हम खाना कंट्रोल करें, जो भी करें, जैसे भी करें, इधर चीजी ग्रीजी फूड इतना ज्यादा है कि that almost 60% Americans they go through the problem of obesity. तो मैं भी अपना खाना खजाना के ऊपर बहुत ध्यान देती हूँ, लेकिन फिर भी वजन जो है थोड़ा सा देखना पड़ता है। और मैं बिल्कुल देखिए, वो जो आर्टिफिशियल मीन्स जिसको कहते हैं, चाहे वो पिल्स हो, टॉनिक हो, सर्जरी हो, लाइपोसक्शन हो, जो भी हो, तो इसमें बहुत टेम्पररी राहत मिलती है, लेकिन परमानेंट तो नहीं है। जो परमानेंट है वो तो न्यूट्रिशन, डाइट और एक्सरसाइज से ही होता है। तो इसका थोड़ा विस्तार से आप हमारे दर्शक को बताएं दैट क्या करना चाहिए अपने वजन को काबू में रखने के लिए। जी, जिम तो मेरा दिल्ली में है, तो यहाँ पर तो नहीं है, बट हाँ मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वगैरह चलती रहती हैं, तो मेरे ऑनलाइन क्लाइंट्स काफ़ी हैं। मेरे क्लाइंट्स की लिस्ट में एथलीट्स तो है ही हैं, जो एथलीट्स परफॉर्म करते हैं, चाहे क्रिकेट से जुड़े हों, चाहे बॉडी बिल्डिंग से जुड़े हों, स्पेशल पॉपुलेशन लाइक डायबिटिक,
और जैसे कोलेस्ट्रॉल की लॉग प्रॉब्लम है, जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, उनके साथ मुझे वर्क करना अच्छा लगता है। आई लाइक टू वर्क विद पीपल। मैं करेक्टिव वर्कआउट्स में या फिर जो पोस्चर करेक्शन में, उससे ज्यादा उसमें ज्यादा मैं आई लाइक टू डिजाइन दोस काइंड ऑफ वर्कआउट्स मोर। तो वो एक लंबा टॉपिक है, थोड़ा सा ह्यूमन एनाटॉमी और बायोमैकेनिक्स का बारे में ज्यादा लंबी बात हो जाएगी। पर जहां तक कि वेट मैनेजमेंट की बात है, वेट मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको कुछ टिप्स दे सकता हूँ जो आपके दर्शकों को समझ आ जाएगा जल्दी। मैं ज्यादा टर्म्स इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं सीधी सीधी बातें बोलूंगा ताकि लोगों को कैच हो जाए। टर्म्स में क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, समझ नहीं आता हमको। तो जहां तक कि ओबेसिटी की बात है, अ, हमारे टाइम में वो चीजें नहीं थी। हम जब हम छोटे स्कूल में बच्चे थे, मुझे याद है कि मैं जब स्कूल में था, मेरे स्कूल में शायद 1,000 बच्चा था, और 1,000 बच्चों में शायद 2 बच्चे ऐसे थे जिनका वेट 100 किलो से ऊपर था। और वो भी खाने की पीने की वजह से नहीं, शायद उनकी हार्मोनल प्रॉब्लम कुछ ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से उनका वेट ज्यादा था। और पूरे स्कूल में उनको पता था कि ये 2 बच्चे मोटे हैं, तो उनको मोटा कहते थे। लेकिन आज के टाइम में हर दूसरा बच्चा मोटा है। लोग ये कह देते हैं कि शायद खाने पीने की वजह से। खाना पीना हम भी बहुत खाते थे, कौन सी चीज हम नहीं खाते थे? हम दूध, फैट से भरपूर भैंस का दूध, देसी घी, रोज खाना। देसी घी इनफैक्ट मैं आज भी रोज खाता हूँ। होल मिल्क से हाँ, एकदम प्योर। हाँ, अभी भी मेरा रोज का खाना है होल होल मिल्क। यहाँ पे तो अगर गाय वाला है, भैंस का दूध सबसे बेस्ट होता है। देसी घी रोज 2 स्पून। फैटी और ग्रीसी, हम आपको पता ही नॉर्थ इंडियंस का खाना कैसा होता है। तो खाने की वजह से मोटे नहीं है, हाँ मोटे हैं लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से। दूसरा सबसे बड़ा मेन कारण है जिस वजह जो सारी बीमारियों की जड़ है, जिससे ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, वो है स्ट्रेस। जी जो बिल्कुल, आज बहुत सही बात बोले वो हैं। हाँ, वो है स्ट्रेस। अमेरिका में बहुत पहले से है, अब इंडिया में भी आने लग गया है। काम का स्ट्रेस है, फिर डेट्स बहुत लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा हो गई हैं। कर्जा जिसको कहते हैं, हाँ, ब्रोकन कर्जा। फैमिली, हमें बहुत लोग इधर सिंगल पेरेंटहुड। यस, रिलेशनशिप्स में फेलियर ज्यादा हो जाते हैं, तो स्ट्रेस ज्यादा है। फिर लोगों के पास आपस में बात करने के लिए कोई नहीं है, तो इसलिए हमारे में क्या है कि जिसको बोलते हैं, हम बोर्डम, हाँ, 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 लोनलीनेस। इंडियंस हम लोगों में क्या है कि हम लोगों के पास अगर कोई भी नहीं होगा, तो हम जो जाकर हैं गुरुद्वारे में चले जाएंगे या मंदिर में चले जाएंगे, तो हम भगवान से लड़ लेंगे कि भगवान तूने मेरे साथ ये कर दिया, तूने मेरे साथ वो कर दिया। तो स्ट्रेस वहां पे निकाल आते हैं, अब जो अंदर भड़ास है। यहाँ पे लोगों को जो है साइकेट्रिस्ट के पास जाके करना पड़ता है। यही बात है, अब साइकेट्रिस्ट भी आई क्या नो, बैठा ही होता है, काउंसलिंग करना तो पड़ता सुन है। तो सुनता है। हम लोग भगवान से जाके लड़ लेते हैं। तो ये चीजें लेकिन अब इंडियन कम्युनिटी के अंदर भी ये चीजें अब आने लगी हैं कि रिलेशनशिप में फेलियर है, काम का स्ट्रेस है, काम बहुत ज्यादा लॉन्ग आवर्स तक हो गया है, तो ये एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता। खाना पीना तो चलो ठीक है, खाना पीना करो, लेकिन अगर फिर भी साथ में फिजिकल एक्टिविटीज रखो तो वेट मैनेजमेंट हो सकता है। वेट मैनेजमेंट के लिए जो सबसे सही अच्छा तरीका है, पहले तो वर्कआउट स्टार्ट करो। टाइम निकालो अपने आप के लिए आधा घंटा जरूर दो। जैसे सब चीजों के लिए काम निकालते हो ना, अपने लिए आधा घंटा जरूर निकालें पहले। वर्कआउट करें, कुछ भी करें, योगा करें, जिम जाए, स्विमिंग करें, अपने आप को आधा घंटा जरूर दें। दूसरा वेट मैनेजमेंट के लिए तरीका है, अपनी कैलोरीज को, जो ह्यूमन बॉडी साइंस भी कहती है कि न्यूट्रिशन के लिए एक ह्यूमन बॉडी को 2000 कैलोरीज डेली वर्क के लिए चाहिए। तो वो 2000 कैलोरीज का एक एक ब्रेक इवन है।
अगर आप 2000 किलो कैलोरी से ज्यादा खाएंगे तो आपका वेट बढ़ेगा। हम्म 2000 कैलोरी से नीचे रखेंगे, 1500, 1600, 1800 के बीच में, तो आपका वेट लूज होना स्टार्ट होगा जी विद रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक एक स्ट्रेंथ और स्टेमिना के लिए करनी है, लेकिन एक्सरसाइज के साथ आपका स्ट्रेस हार्मोन डिक्रीज होता है। जब आपका स्ट्रेस हार्मोन डिक्रीज होगा और आपका फूड की कैलोरीज कम रहेंगी तो आपका वेट आपको मैनेज करने में, मैं नहीं बोलूंगा कि भाई कम होने लग जाएगा, पर आपको अपना वेट मैनेज करने में इजी हो जाएगा। मैनेज का मतलब चाहे बढ़ा लें कम कर लें, कहने का मतलब आपका रूटीन और आपका वर्कआउट एक पॉइंट पे होगा तो ये चीजें आपके लिए आसान लगेंगी। तो आधा घंटा जरूर दे अपने आप को। तो वेट मैनेजमेंट का सीधा सीधा फंडा है, डजेंट मैटर आप फैटनिंग फूड खा रहे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, आपकी कैलोरीज अगर कम है 1500 2000 के बीच में, तो जी, आपका आप वेट मुझे मैनेजमेंट। ये बताएं दैट ये जो मेटाबॉलिज्म है तो इसको कैसे बढ़ाया सकता है, क्योंकि यही सारे फसाद की जड़ है। आई मीन लाइक जब लोग 40 के ऊपर उम्र हो जाता है, खासकर अमेरिका में, और लोग देखे ऑफिस में दफ्तर में भी बैठे बैठे काम, और घर आके भी बैठे बैठे टीवी देखना, या तो होम थिएटर जो भी आप बोले, स्टडीज भी बुक पढ़ना, या तो कुछ भी, वो भी बैठे बैठे चल के तो इतना नहीं होता। तो ये जो बैठने का जो एक आदत है, एक बहुत ही बुरी आदत है हमारे वतन का, अमेरिका का, तो आप थोड़ा बोले दैट कैसे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज किया जाए ताकि थोड़ा वजन कम हो जाए, थोड़ा झरे फैट। दो तरीके तो मैंने बताए हैं आपको कि एक्सरसाइज के। आधा घंटा तो जरूर दें। हम्म अपने 10 काम छोड़ के वर्कआउट करें आधा घंटा। हम्म अपना फोन एक मेडिटेशन की तरह, मैं उसको एक मेडिटेशन की तरह लेता हूँ। अपना फोन बंद करके बिल्कुल 45 मिनट्स, ज्यादा नहीं करता, 45 मिनट्स अपने आप को देता हूँ। उस समय मेरे को कुछ और नहीं करना। अगर मुझे कहीं जाना भी है, कुछ खाना भी है, किसी से मिलना भी है, तो सबको टाइम बाद में। तो वो उसको अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है। दूसरा, कैलोरीज अपनी कम रखें, स्टार्व नहीं करना। लोग क्या करते हैं कि वेट लूज कर लेंगे ना, दे ट्राई टू स्टार्व देमसेल्फ। जब आप स्टार्व करते हैं ना तो आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जी कि आप स्ट्रेस, हाँ स्ट्रेस बढ़ेगा, आपकी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है, तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगा ही होगा। यू हैव टू कीप ईटिंग। जो अंदर ऑर्गन्स हैं उनको कीप बिजी रखें। अगर वो इनएक्टिव होंगे तो जैसे भी आपके चाहे ऑर्गन्स हो चाहे आपके मसल्स हो, अगर वर्कआउट नहीं करेंगे तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे। जब वो इनएक्टिव हो जाएंगे तो मेटाबॉलिज्म आपका स्लो होना शुरू करेगा। इसलिए वर्कआउट जरूरी है ताकि आप अपने मसल्स को एक्टिव रखें। ब्लड के साथ न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन किसी भी बॉडी पार्ट में तब जाएगा जब आप उस बॉडी पार्ट को यूज करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, बॉडी इज लाइक मशीन, यू आइदर यूज इट और यू लूज इट। अगर आपने कोई भी मशीन भी ली है, चाहे वो सुई धागे की मशीन हो, अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे तो वो खराब होगी ही होगी। तो ह्यूमन बॉडी भी उसी तरीके से, अगर आप किसी मसल जंग आ पार्ट को जाता यूज है, नहीं करेंगे। रस्ट हो जाता है अगर मशीन को आप हाँ, ऐसे वो अगर ही। अगर आप किसी भी बॉडी पार्ट को यूज नहीं करेंगे तो वहां पर आपका नेचुरली भी बॉडी खून कम पंप करेगी। खून कम पंप होगा तो उस बॉडी पार्ट में कम न्यूट्रिशन जाएगा, उस बॉडी पार्ट में कम ऑक्सीजन जाएगी। क्योंकि जो हार्ट है, it mixes oxygen in your blood, and your liver mixes nutrition in your blood, and that's how it goes to the different parts. और बॉडी पार्ट में, डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाने के लिए आपको उस बॉडी पार्ट का वर्कआउट करना जरूरी है। तो इसलिए वर्कआउट सारा ही करना है, ऐसा नहीं कि कोई एक चीज करनी है, चेंज कर करके करना है। और मेटाबॉलिज्म जैसे मैंने बोला, उसको आप खाते रहें थोड़ा थोड़ा। तो दो चीजें, एक मसल टिश्यू
एक्टिव रहें और खाना पीना एक्टिव रहे, मेटाबॉलिज्म आपका अपने आप ऊपर आएगा और स्ट्रेस नीचे जाना शुरू हो जाएगा। पर दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन ओवरनाइट, इट विल टेक टाइम। पेशेंस इज द की, पेशेंस इज द की। कुछ भी काम करना हो, पेशेंस इज द की। जी बिल्कुल। स्पोर्ट्स और कोई भी योगा, पिलाटी, ये सारा कुछ तो और साथ साथ जिम या तो वॉक। मैं तो वॉक करती हूँ, बहुत वॉक करती हूँ। तो हमारे मोहल्ले बहुत सुंदर है जहाँ मैं रहती हूँ। मैं हाँ, 3 चीजों पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें अपनी लाइफ के अंदर। एक तो अच्छा खाना, दूसरा अच्छा पहनना, और तीसरा गुड नाइट स्लीप। हाँ, दैट दैट्स इज इट। वेरी इम्पोर्टेंट। सब लोग बोलते हैं दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। बोलते सब है, प्रॉब्लम तो यही है कि पता सबको है पर करता नहीं है कोई भी। उसको, जैसे कि आपने बोले हैं, मेडिटेशन के माफिक एक डिसिप्लिन होना चाहिए। और डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साथ इसको। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि धूप बत्ती लगाकर भगवान के आगे वो कर पाते। मेडिटेशन का मतलब है एक ध्यान लगाना। चाहे वो आप एक जगह पर बैठकर भी ध्यान लगा सकते हैं, चाहे जिम जाकर भी अपना योगा करके भी ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान लगाना, फोकस करना अपने ऊपर, फोटो के ऊपर नहीं, या मूर्ति के ऊपर नहीं। मेडिटेशन अपने ऊपर। अब क्यों? क्योंकि जिसको अगर तुम भगवान भी कहते हो, वो गुरु नानक देव जी कहते हैं वो यही है। दिल में है। तो हाँ, हम्म। यही है अंदर। तो अपने ऊपर ही ध्यान लगाना है, अपने ऊपर ही मेडिटेशन करनी है, अपने ऊपर ही फोकस करना है, वही मेडिटेशन है। तो ये जो कुछ डॉक्टर्स या तो डाइटिशियन इधर प्रिस्क्राइब करते हैं कि व्हीट खाना चाहिए, जैसे कि व्हाइट राइस के जगह ब्राउन राइस, या तो लाइक चीनी मत खाओ, अगर चीनी का इस्तेमाल करनी है तो ब्राउन शुगर, या तो कोई भी ब्राउन, एंड देन रेड मीट तो बिल्कुल सेहत के लिए, कैलोरीज के लिए सही नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? वो इसलिए कहते हैं कि वो कहते हैं कि अपना फूड को स्विच करें, प्रोसेस फूड ना खाएं जितना हो सके, क्योंकि प्रोसेस फूड में ऑलरेडी डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले होते हैं। या जो शुगर भी वो कहते हैं कि भाई वैसे आप शुगर खा लें, लेकिन शुगर एक सिंपल कार्ब्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। तो सिंपल कार्ब्स इज लाइक सोडा हो गया, पेस्ट्रीज हो गई, तो उसको जी। स्विच करके वो कहते हैं कि भाई, या राइस, वो भी सिंपल कार्ब्स हैं, वाइट वाइट। तो उसको कहते हैं स्विच करके आप ब्राउन राइस पे या स्वीट पोटैटो पे आए, क्योंकि सिंपल कार्ब्स इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, इजीली एकदम। जैसे आपने क्या किया, जब पिज्जा खाया, उसके बाद कोक पी ली, थोड़े टाइम बाद फिर भूख लग जाती है। तो ये प्रोसेस फूड्स होते हैं, ये ऑलरेडी बॉडी पे जो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं ना, तो फिर वो बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और जितना आप, हम लोग जैसे गेहूं वगैरह खाते हैं या ब्राउन राइस खाते हैं, तो वो जब बॉडी में जाता है तो बॉडी को उसको डाइजेस्ट ब्रेक डाउन करने के लिए, एग्जैक्टली। डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगता है। तो जब इस चीज में टाइम लगता है तो ऑर्गन्स ज्यादा काम करते हैं, मतलब जितना उनको करना चाहिए उतना काम करते हैं, तो मेटाबॉलिज्म बॉडी का ऊपर आ जाता है। तो इसलिए जो, हालांकि ये बीमारियां देने वाले भी कॉर्पोरेट्स ही हैं, क्योंकि ये दे आर सेलिंग दीज काइंड ऑफ फूड्स एंड प्रमोटिंग इट। आई नो, ये तो जो इस फास्ट फूड हाँ, चेन और फ्रेंचाइज, ये जो पूरी अमेरिका में कोने कोने में है, तो दिस प्लेज अ वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट रोल इन ओबेसिटी। मैं क्या बताऊं आपको। मैंने तो सब एकदम सब सब केएफसी, चीजें जरूरत है, मैकडोनल्ड्स, बट बर्गर किंग जाना बंद कर दिया ऑलमोस्ट। हम भी खा, ये सब चीजें हम भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं खाता, मैं भी खाता हूँ ऐसी चीजें। लेकिन क्योंकि नॉलेज है, ज्ञान है, तो उसको पोर्शन कंट्रोल करते हैं, दैट्स इट।
पोर्शन कंट्रोल करना चाहिए। आम लोगों को नहीं पता, तो इसलिए वो हमारे पास आते हैं, हमसे पूछते हैं, प्रोफेशनल से हेल्प लेते हैं। तो दैट्स व्हाई वी हियर टू टेल देम। ये आपने बहुत इजी कर दिया क्योंकि बचपन से एक लाइन में बताती हूँ, सुन के मैं बड़ी हुई हूँ मेरी परवरिश इस वतन में ही हुई है, लेकिन फिर भी लोग बोलते रहते हैं दैट ऊपर भर नीचे झर से बच्चा को कभी नहीं डर। तो लेकिन इधर अमेरिका में जो जैसे कि आपने हमारी बातें शुरू हुई थी मोटापा को लेके, छोटे बच्चों में भी जो मोटापा को लेके जो प्रॉब्लम्स हो जाता है, उनकी वेट की इश्यूज को लेके तो ऑलवेज ये मद्देनजर रखना चाहिए दैट हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और एक्सरसाइज जैसे कि आपने बोले हैं, दिन रात को सुकून के साथ नींद, लाइक 7-8 घंटे का नींद बहुत जरूरी होती है। तो और आप कुछ बोलना चाहते हैं इसके बारे में, डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन या तो एक्सरसाइज के बारे में? बातें तो बहुत है, जैसे मैंने बताया, बातें बहुत हैं, पर जैसे वेट मैनेजमेंट का एक फॉर्मूला दे दिया है, कैलोरीज को कंट्रोल रखो और खाएं सब कुछ, बट वही अगेन पोर्शन कंट्रोल, दैट्स इट। सो मेटाबॉलिज्म अपन एक वर्कआउट करें। राइट, और ऐसे कुछ मत करे जब ये चीजें स्ट्रेस आपकी बढ़ जाए। हाँ, जब ये चीजें ठीक हो जाएंगी आपकी अलाइनमेंट में, तो स्ट्रेस आपका अपने आप कम हो जाएगा। जब स्ट्रेस कम होगा तो गुड नाइट स्लीप अपने आप बढ़ जाएगी। जी। और ये जो आर्टिफिशियल मीन्स जैसे कि हमारी इस डिस्कशन जब शुरू हुई थी, हमारी इस मुद्दे पे मैंने ये मेंशन की थी दैट जो लोग पिल्स या तो टॉनिक या तो कुछ आर्टिफिशियल जरिए में अपने वजन को कम करते हैं, तो वो लोग पतले तो हो जाते हैं। मैंने देखी है हमारे फ्रेंड्स में कई लोग हाल ही में पतले हुए हैं, लेकिन they have lost their glamour, they look very old, old and wrinkled, like अपने उम्र दुगना लगता है तो ये जो आर्टिफिशियल मीन्स लोग ना करे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो किसी को रेकमेंड नहीं करता। हम्म। तो हमें तो ह्यूमन बॉडी की कैपेबिलिटी पता है, क्योंकि पढ़ते भी रहते हैं, करते भी हैं, कराते भी हैं। तो सबको यही रेकमेंड करते हैं कि भाई ह्यूमन बॉडी इज केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो आप बिल्कुल भी उस तरफ ना जाएं जिस तरफ आप जाने की सोच रहे हैं। अपने आप को टाइम दें, और जैसे कि मैंने बोला, पेशेंस इज द की। पेशेंस नहीं है लोगों के पास, तो फिर आई मीन आई नो। हमें किसी को बताना है कि भाई आगे गड्ढा है, बच जाओ उधर, लेकिन कोई फिर भी जाना चाहे तो जाओ हमें तो कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, जाना है जाओ। लोगों को एक्चुअली क्या है कि ओवरनाइट वेट लूज करना चाहते हैं, दे वांट टू, आई मीन मैं समझ सकती हूँ जो लोग फिल्म लाइन में हैं, सिल्वर स्क्रीन के ये एक जरूरत होती है, मॉडल्स जो लोग होते हैं उनका भी, लेकिन आम आदमियों के बारे में हमारी आज की डिस्कशन है। तो आम आदमियों में मेरी फ्रेंड्स में से ही मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, पर ये देख के बहुत खराब लगता है कि उनका जो ग्लैमर था वो चला गया इस स्लिम होने के चक्कर में। तो इसलिए मैंने सोचा दैट ग्लैमर से ग्लैमर से आपका मतलब जो जो चार्म होता है, ऑफ कोर्स इट कम्स विद अ कॉस्ट। चार्म तो जाता ही है। तो आई मीन न्यूट्रिशन तो जैसे मैंने बोला कि स्टडी नॉलेज, क्योंकि चाहे आप वो आर्टिफिशियल मीन्स भी अडेप्ट कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर्स आपके उसके बाद आपको ये वो सर्टेन डाइट फॉलो करने के लिए ही आपको बोलते हैं कि फिर आप फिर भी अगर लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो आप फिर वापस वैसे ही हो जाएंगे। तो ठीक है, उन्होंने एक एक शॉर्टकट लिया, लेकिन हार्ड वर्क उसके बाद फिर भी करना ही पड़ता है। आई नो, आई मीन हर चीज का शॉर्टकट तो होता नहीं है, और हार्ड वर्क, मेहनत से जो प्रोडक्टिविटी, जो रिजल्ट आता है, जो फल मिलती है, वो बिल्कुल शॉर्टकट में होता नहीं है। ये तो तीन बहुत चीजों ही पर अपना इम्पोर्टेंट बात अपनी है। अपन
अपनी डिस्कशन को यहीं कंक्लूड करते हैं, और 3 फंडे जो मैंने बताए हैं, तो 3 चीजों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना आपने अगर आप हेल्दी लाइफ चाहते हैं। तो एक अपने आप को समय दें, सारे काम छोड़ के। अच्छा खाना, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अच्छा पहनना, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और अच्छा सोना, स्लीप पे। बिल्कुल। बस। प्रभजोत, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत बिजी आदमी हो, और आपने जो अपना कीमती वक्त असावरी को दिए हैं और हमारे दर्शकों को जो सही दिशा दिखाए हैं, दैट ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने बोले हैं खाने के बारे में। खाना जो खजाना होते हैं एक्चुअली, क्योंकि सेहत जो है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ नहीं है तो मुश्किल बातें हैं। तो मैं आपको फिर कभी बुलाऊंगी, और थैंक यू वंस अगेन, सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और गुरुपुरब के आपको एक और बार बहुत बहुत बेस्ट विशेस, बधाइयाँ। और कभी कभी हमारे दर्शकों को कुछ थैंक यू मुझे इनवाइट पंजाबी करने के लिए। सिखाइए। मैं तो ऑनलाइन पंजाबी बिल्कुल। लाइक सीखी हूँ, मैं समझ सकती हूँ लेकिन बोल नहीं सकती। तो आप इजी मायने में कभी हमारे शो में आओ और कुछ टिप देके जाओ, क्योंकि पंजाबी लैंग्वेज अभी दुनिया में बिल्कुल। बहुत मशहूर हो चुका है। देयर आर सो मेनी पंजाबीज एवरीवेयर, ऑल अराउंड इंडिया का, पाकिस्तान का। सो इट्स अ बिग प्रोविंस, बिग स्टेट जी। एक्चुअली, दो तरफा का। ठीक है जी, जाते जाते मैं सबको, और आसावरी जी, गर्गी जी, आपको भी थैंक यू करना चाहता हूँ, आपने मुझे बुलाया। एंड आई विश एवरीबॉडी हैव अ सेफ गुड नाइट। एंड थैंक्स गिविंग भी आ रही है, तो सबको थैंक्स गिविंग के लिए भी मैं विश करना चाहता हूँ। हैप्पी थैंक्स गिविंग टू यू ऑल्सो, एंड हैप्पी थैंक्स गिविंग टू योर व्यूअर्स ऑल्सो। प्रभजोत, आपको और आपके सुंदर परिवार को असावरी के तरफ से, मेरी तरफ से एक बहुत हैप्पी थैंक्सगिविंग, क्योंकि थैंक्सगिविंग का मतलब ही होता है शुक्रिया अदा करना, और अपने फैमिली के साथ लोग टाइम बिताते हैं। तो हैप्पी थैंक्सगिविंग टू यू, एंड हैप्पी थैंक्सगिविंग हमारे तमाम दर्शकों को। नमस्ते, ग्रीटिंग्स, गुड नाइट, सत श्री अकाल, आदाब। पिछो बना। थैंक यू, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। It's फिर मिलेंगे। always indeed my great pleasure, and thank you so much. Thank you. थैंक यू। Sat Sri Akal ji. Sat Sri Akal. सत श्री अकाल।